स्वागत है आपका सारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे देश में चल रहे चुनावों की, बंगाल के बवाल की। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बाकी के चरण बाकी हैं। कुल मिलाकर 8 चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान होना है। 2 चरण के बाद हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान एक बार फिर हिंसा हुई। टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। वहीं बीजेपी के एक कार्यकर्ता का शव भी फांसी पर झूलता हुआ मिला है। इस बीच नंदीग्राम में भी भयंकर हिंसा की खबर है, जहां टीएमसी से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूरा मसला अपने आप में बेहद संवेदनशील कहा जा सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मुकाबला है नंदीग्राम का। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच ईवीएम को लेकर भी बवाल हो गया है, क्योंकि असम में ईवीएम मिली है और वो ईवीएम बीजेपी कैंडिडेट से जुड़ी कार के अंदर ईवीएम मिली है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पोलिंग बूथ करीमगंज में 149 नंबर के पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव का ऐलान भी किया गया है असम में। आयोग ने हालांकि यह कहा है कि जो सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो सभी सुरक्षित पाई गई हैं और इनकी सील नहीं टूटी है। बावजूद इसके बवाल हुआ। करीमगंज जिले की रतबारी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की ये कार बताई जा रही है, उनसे जुड़ी कार बताई जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि बीयू, सीयू और वीवीपैट सभी जो थी वो इंटैक्ट पाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये हुआ था कि चुनाव आयोग से जुड़ी जो गाड़ी थी वो खराब हो गई थी और उसके बाद इन अधिकारियों ने लिफ्ट, देर रात का वक्त था इसलिए एक दूसरी कार में लिफ्ट ले ली, बगैर ये जाने हुए कि यह कार एक पॉलिटिकल कार है। मसला इतना ही था। लेकिन विपक्ष इस पर आक्रामक हो गया है। विपक्ष ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किए हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किए हैं और यह कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हम आपको बता दें कि असम में ये जो घटना हुई है, इसमें चुनाव आयोग ने यह कहा कि कनिशेल नाम का एक स्थान था जहां पर 10 बजे के आसपास का यह वाकया पेश आया है, जब भीड़ ने इसको घेर लिया। जाहिर तौर पर जो भीड़ थी वो विरोधी भीड़ थी, विरोधी उम्मीदवार या उसके समर्थकों की भीड़ रही होगी, और उसने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और चुनाव आयोग के अधिकारियों का विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसमें चुनाव के बाद ईवीएम मशीन्स को ले जाएं। इसके बाद वहां पर काफ़ी बुरे हालात पैदा हो गए, यहां तक कि एसपी को गोली तक चलानी पड़ी। किसी तरह से वहां से बच बचाकर वो लोग निकल पाए। बहरहाल इस मसले को लेकर अब 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। মা বোনেরা খেলা হবে, এত লোক আমি দেখছি, ভয় পাবেন না। ইলেকশনের দিন, ইলেকশনের আগের দিন গুন্ডামি করলেও ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন এই ভোটটা আপনাদের আত্ম অধিকার। যদি টাকা দেয় এলাকায় টাকা খরচা করে দেবেন, কিন্তু ভোট দেবেন না। টাকাটা ওদের টাকা নয়। है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा। अगर है हिम्मत तो अब उनके अंदर में विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इसके लिए माथापच्ची हो रहा। देखा आपने जिस तरीके से बवाल हो रहा है। लगातार एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध दर्शाया है, न सिर्फ केंद्र सरकार के प्रति बल्कि इलेक्शन कमीशन के प्रति, और तमाम आरोप मढ़े हैं। प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खास पैनल भी मौजूद है। बड़ी बहस में मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। साथ में संजय सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका मैं रुख करूंगा। ये जो सारा कुछ बवाल वहां पर चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको इसमें क्या लगता है? एक किस्म के बायस की बात यहां पर टीएमसी की तरफ से की जा रही है और कांग्रेस और सारे दल उसमें कूद पड़े हैं। ये कहा जा रहा है, उससे पहले चिट्ठी लिखी गई कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली वाकई सवालों के दायरे में है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति है?
लगभग 25-30 दिन पहले की बात है, आपके ही चैनल पे मैंने बड़े साफ साफ बोला था कि अभी ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम पे प्रश्न उठाए जाएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि अभी टीएमसी को अपनी पोजीशन ठीक लग रही है। तो एंकर महोदय उस समय आप नहीं थे, उन्होंने कहा था कि ये तो आप गलत वक्त पर सही प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा होगा क्या कि ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाएंगे? मैंने कहा अगर आने वाले समय में ऐसा हुआ कि टीएमसी को लगेगा कि वो चुनाव हारते हुए नजर आते हैं, तो दूसरे दलों की भांति, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या किसी और क्षेत्र की बात हो, जैसे ही विपक्षी दलों को लगेगा कि वो हार रहे हैं, वो ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे। ये बातें रिकॉर्ड में हैं और आज देखिए वही समय आ गया है, अब ये ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं। अभी तो ईवीएम हैकिंग की बात नहीं आई है, अब ये हैकिंग की बात भी होगी। फिर वो कहेंगे कि साहब अगर बैलेट पेपर से होते तो चुनाव हो जाते। हम चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगलयान पे हमारा ऑटो की खर्चे में हमारा विमान मंगलयान पे जा रहा है और हम ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे, जबकि हम सब जानते हैं ईवीएम का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, इसको किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया जा सकता बाहर से बिना तार कनेक्ट किए। ऐसे में एक एक ईवीएम को सेट करना असंभव कार्य है, जिसके लिए विपक्ष प्रश्न उठा रहा है क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मनीष जी, ये तो एक तरह से पॉलिटिकली भी तो एक इनकरेक्ट स्टेप है ना, क्योंकि अगर 8 चरणों में अभी मतदान होना बाकी है, 2 ही चरण हुए हैं, और अगर आप इस तरह के डिफेंसिव टैक्टिक्स को लेकर सामने आ जाएंगे तो फिर ये नैरेटिव जो आपने अभी दिया कि कहीं ना कहीं टीएमसी बैकफुट पर है या उसे अपनी हार का आभास होने लगा है, ये मतदाताओं के बीच में फ्लॉट हो जाएगा। तो ये तो एक पॉलिटिकली भी तो इनकरेक्ट तरीका हुआ निश्चित रूप से। अब इसके पीछे की जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो तो पीके बाबू समझे, प्रशांत किशोर जी। पर मुझे बताइए, जिस चुनाव में ममता दीदी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के नेता उसके खिलाफ विषबमन कर रहे हैं और उनकी नेत्री को, मुख्य नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को वो चिट्ठी लिखती हैं और कहती है मेरी मदद करो, ये क्या है? हार का डर नहीं है तो क्या है? अरे अगर आप केजरीवाल जी को करते हैं, समझ आता है कि चलो उन्होंने इनकी मदद की, आप उनके लिए दिल्ली में आई थी, लेकिन आप सोनिया गांधी जी को अगर मदद मांग रही है, तेलंगाना में मदद मांग रही है, इसका मतलब क्या है? आप ओवैसी से मदद मांग रही है, इसका मतलब क्या है? आप डर गई हैं, आप हार रही हैं। अब आप किसी तरीके से कंकड़ पत्थर जोड़ के, जैसे कहते हैं ना, वो बना लिया, सबको बस किसी तरीके से जोड़ लो, वो डर ही दिख रहा है। संभवतः इसके अभी आने वाले टाइम में और फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। अभी कह चुकी है विपक्षी नेताओं से कि सब इकट्ठे हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। वही 2019 वाला टारगेट कि मोदी आ जाएगा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वही सिचुएशन ममता दीदी की हो चुकी है। ये नहीं कहती कि हम विदेशियों को भगाएंगे, ये कहती हैं कि बीजेपी को भगाइए। संजय जी बीजेपी के नेता हैं। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तमाम जो सवाल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन और उसकी कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सब बिल्कुल बेजा हैं, या आपको भी ऐसा किसी इलेक्शन में महसूस हुआ है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है उसको दुरुस्त किए जाने की दरकार है? देखिए, ये बेजान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? अब आपको एग्जिट पोल करने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जिट पोल करना बंद कर दीजिए। जैसे ही कोई चुनाव हो रहा हो और जो सबसे पहले बोले कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम को हैक किया गया है, इस तरह की बातें शुरू कर दे, आपके सामने एग्जिट पोल क्लियर हो गया कि वो सत्ता से बाहर जा रहा है। ये एक सूचक है, सूचक यंत्र हो गया। ये जो लैंग्वेज है ना, ये सूचक शब्द हो गए कि हम हार रहे हैं। मैं इसीलिए इसको पॉलिटिकली मैं हार रहा हूं कह रहा था। आपने देखा कि बीजेपी नेचुरल सी बात है कि इस नैरेटिव को ज्यादा कहेगी। खैर, पूरी करें। तो ये एक सूचक वाक्य है और मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं, अब जैसे ही ये सूचक वाक्य निकला, आप समझ लीजिए कि 2 तारीख को ममता बनर्जी बहन जी अब यहां से विदा हो रही हैं और नई पार्टी सत्ता में आ रही है और वो बंगाल को देखेगी, बंगाल को समझ। क्यों? इसका कारण है, देखिए, हम अकेले चले थे और हमने बीच रास्ते में लोगों से कहने लगा, अकेले वाली बात तो ना करिए। नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। 20-25 पार्टी को लेकर नहीं, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी जी अकेले चली थी और सबसे लड़ी झगड़ी, और जब चुनाव के बीच में पहुंची, बीच समय में आई, तो उन्होंने हर किसी को मदद मांगनी शुरू कर दी कि इसके ऊपर मदद करो, इसके ऊपर मदद करो। तो कहीं ना कहीं से उसको यह स्वीकार होना हो गया कि ममता बनर्जी अब कमजोर हो गई है। आपकी और सहयोगी रही है ममता दीदी, कोई बात नहीं, आपकी सरकार में कोई बात नहीं। देखिए, प्रजातंत्र है, इस इतिहास को छुपाइए। सुनिए, प्रजातंत्र है, लकीर का फकीर कोई नहीं होता है। जब हमें सहयोग की जरूरत पड़ी थी, जब अटल जी को सहयोग की जरूरत पड़ी थी, हमने भी सहयोग के हाथ फैलाए थे। उस वक्त मार्क्सवादियों का दबंगई था,
हमने सहयोग के हाथ फैलाए, टीएमसी सत्ता में आई, टीएमसीओं का दबंगई चालू हो गया। जैसी परिस्थिति होगी जनता किसी को नहीं छोड़ती, 8-10 साल लेकिन बर्दाश्त संजय जी, करके हटा देती है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना जी, चाहूंगा। पूछिए। तो क्या ममता दीदी की दबंगई से बचने के लिए, और अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप लेफ्ट का सहारा लेंगे, कांग्रेस का सहारा लेंगे या ओवैसी का सहारा लेंगे? आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को सहारा मांगेगा, या कोई भी भारतीय क्यों भैया जनता आपने पार्टी को चिपक के सहारा जेजेपी का देगा? सहारा नहीं लिया? हरियाणा में जेजेपी का सहारा नहीं लिया आपने? चलिए देखिए, पहले JJP हम का सहारा लेना, हमारे जनता का साथ सहारा लेना कहीं ना कहीं नेचुरल संजय जी, बन सकता है। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय जी, लेफ्ट और राइट हम उनका भी रुख करेंगे। तो हमारे साथ अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है अनुज जी सहारा समय में। और साथ में डॉक्टर DS पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा कि चुनाव आयोग को लेकर तमाम सारी शिकायतें आप पश्चिम बंगाल में हो या असम में हो, लगातार तृणमूल कांग्रेस पेश कर रही है। अभी लेटेस्ट उसमें क्या एडिशन हुआ है? पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था, और अब कुछ अन्य चीज़ें सामने आई हैं। यशवंत सिन्हा ने भी यहाँ पर मुलाकात की है, मुझे पता चला, और उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री खुद सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ दें। क्या कुछ कहना है आपका? इलेक्शन कमीशन से आपने क्या कहा है आज? थोड़ा सा लेट से हम जुड़े हैं आपसे, जी, बहुत ज्यादा कानून नहीं है, मेरा वीडियो भी ठीक नहीं। आप सब शायद चुनाव आयोग को लेकर के है। जी जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के को पारदर्शी होनी चाहिए, जैसा कि लोग बोल रहे हैं, कहते हैं, सबको विश्वास है, जनता उस पर आस्था रखती है कि तो ये एक स्वतंत्र बॉडी है। लेकिन जो कहता है आदमी या जो किया जाता है उसको दिखना भी चाहिए। जब चीजें जो कही जाए और दिखे न, तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक हो जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे उसका अदना सा कार्यकर्ता हो, वो प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। अब ये चीजें जब देखी जाती है कि पांडे जी, वही मेरा आपसे सवाल है कि आप कॉन्क्रीट हमें पॉइंटेड रेस्पॉन्स आप दें कि आपको चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में फिलहाल क्या ऐसा नजर आ रहा है जो कि पक्षपाती है? सर, जिस तरीके से बीजेपी के लोग जाते हैं चुनाव आयोग में और उसी पश्चिम बंगाल में कोई कंप्लेन करते हैं, उसका संज्ञान तुरंत लिया जाता है, और तृणमूल के लोग जाते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? इम्पार्शियल कहेंगे कि पार्शियल कहेंगे? तो ऐसे मामले आप मीडिया में क्यों नहीं लाए हैं? आपको तो लाना चाहिए था। वही मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मेरे को एग्जैक्ट रेस्पॉन्स दें कि कहां क्या हुआ है। ये तो एक जनरलाइज बात हो गई, ये तो एक आरोप हो गया। मनीष गुप्ता जी, लाने के तरीके तो आजकल मास मीडिया कम्युनिकेशन है, ऐसा ही आता है ना, टीवी चैनल से आता है, फोन से कहा जाता तो है, दीजिए, कंप्लेन किया जाता है, लेकिन संज्ञान डॉक्टर साहब दीजिए वो चीजें बताइए हमारे सामने। इस वक्त वो घटना तो बताइए। आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो बायस्ड हैं, लेकिन क्या उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो बायस्ड हैं? इनको खुद ही नहीं पता होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी नेता कह रही है उतना तो मुझे पता है ना। उतना ही पता है आपको। हमारी नेता ममता बनर्जी कह रही है उतना तो सर मनीष जी हमको पता है। चलिए हम सर, तुम उनका रीजन तो दीजिए। ममता दीदी ने ऐसा क्यों कहा? कोई स्पेसिफिक रीजन बताइए, किस वजह से, क्या गलती हुई, आपने किसको अप्रोच किया, कितने बजे किया, और आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया उस मीडिया को? समाचार पत्रों में, मीडिया में, वीडियो चैनल पे, एटलीस्ट कंपनी के अपने ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट तो करिए, पता तो लगे देश को कि ऐसी कौन सी बात है जो चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है आपकी। और अगर ऐसा है तो देश में सच में लोकतंत्र में दिक्कत है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले सोचिए। हाँ, सुन लेते हैं उनका जवाब। जी पांडे जी बताएं। ममता बनर्जी ने, जैसे हमारे छोटे दल हो या बड़े दल हो या कोई तृणमूल का ही क्यों न हो, ईवीएम का जो प्रश्न उठता है, ईवीएम का प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने दो प्रश्न उठाए थे, उन दोनों प्रश्नों का संज्ञान इनको लेना चाहिए था चुनाव आयोग को। उन्होंने पहला प्रश्न उठाया था कि पश्चिम बंगाल में कुछ बाहरी लोग आए हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, एक को संज्ञान लेना चाहिए था। दूसरा उन्होंने कहा कि कल की बात को उन्होंने नोटिस कराया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसी बंगाल की धरती से चुनावी रैली कर रहे हैं,
ये जो है आदर्श चुनाव संहिता के खिलाफ है। चलिए, अच्छी बात है। पांडे जी उन्होंने जो कहा ममता ने, वो लेटेस्ट स्टेटमेंट मेरे पास आ गया है, मैं आपको बता देता हूं। ये फालाकाटा है जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने ये कहा कि आप क्या जानते हैं कि कल मैं नंदीग्राम के एक बूथ पर क्यों गई और वहां क्यों बैठी? बाहर से आए सभी गुंडे वहां पर जमा हो गए थे, वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग गुंडे हैं। कौन सी भाषा में ये लोग बात कर रहे थे? जो भी भाषा, जिस भी भाषा में बात कर रहे थे वो भारतीय भाषा ही थी ना। कहीं वो बांग्लादेश से तो नहीं आए थे? क्या सर? बांग्लादेश से आए रोहिंग्या तो नहीं थे? अब तो सर ये हमसे बेहतर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप हमारे कंप्लेन को भी नहीं मानेंगे, हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप ही बता दीजिए फिर। चलिए, आपको ना मेरे ऊपर विश्वास करेंगे ना हमारी बात मानेंगे। हम अनुज अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। अनुज जी, आपके पास क्या कुछ है अभी ऐसा ये कहने के लिए जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को आप ऑब्जेक्टिव नहीं माने और ये कहें कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है? आप भी क्या इस किस्म का आरोप लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं तो कॉन्क्रीट उसके संबंध में आपके आरोप क्या हैं? देखिए आशुतोष जी, लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बीते कुछ वर्षों में जब से जी प्रश्न चिन्ह लगातार जिस निष्पक्षता के साथ की एक छवि बनी हुई थी कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते थे, उस पर कहीं ना कहीं अब संदेह का एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और वो ऐसे नहीं लगा है, अनायास नहीं लगा है। जिस तरह से कल आसाम में जो घटना देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मशीन का मिलना, तो और उससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा? और देखिए, जो अभी नहीं, लेकिन पैनल नहीं आते, अत्रे साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, एक घोषित एक अघोषित बैठे हैं, मैं उनकी बात भी सुन रहा था और वही चुनाव आयोग ने बोला। चुनाव आयोग ने भी कितनी आज उनको कैसे कवर अप करने का प्रयास किया है। अगर चुनाव आयोग सख्त होता, निष्पक्ष होता, तो वहां का चुनाव तुरंत निरस्त कर दिया जाता और सवाल पूछा जाता, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहीं से उसके चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता। अनुज जी, इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्सप्लेनेशन में जो कहा है, हो सकता है आपको मालूम हो, अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं, उन्होंने कहा है कि भाई पोलिंग बूथ 149 पर दोबारा चुनाव कराने का उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा उन 4 अफसरों को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है जो कि इस बात के लिए जिम्मेदार थे, जिनके लिए यह माना गया कि भाई इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, उसको वॉयलेट किया है। तो ये तो कार्रवाई की बात हुई, दोबारा चुनाव कराने की भी बात कर दी गई। तीसरी जो बात उन्होंने कही वो ये कही कि जो सारी ईवीएम्स थी उनकी सील बिल्कुल इंटैक्ट पाई गई, वो सुरक्षित पाई गई हैं और कोई इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। हुआ यह कि पोलिंग पार्टी वहां से देर रात आ रही थी, उनकी कार खराब हो गई, उन्होंने लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने से पहले उन्हें जांचना चाहिए था कि ये कहीं किसी कोई राजनीतिक कार तो नहीं है। और बाद में वो कृष्णेंदु पाल नाम के एक बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रतबारी सीट पर, उनसे जुड़ी हुई कार निकली। घटना ये हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के एक्सप्लेनेशन के बाद भी क्या आपके कुछ सवाल हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल है आशुतोष जी, निश्चित तौर पर सवाल उठते रहे। आखिर क्यों चुनाव आयोग केवल जो है 4 जो वहां के चुनाव उस बूथ के जो एजेंट थे, जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर उनका चुनाव निरस्त किया गया? आखिर क्या कारण था? और क्यों ये महज एक संयोग नहीं हो सकता कि उनको गाड़ी केवल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की ही मिली वो लिफ्ट पे ले जाने के लिए? तो देखिए, चुनाव आयोग को एक कवर नहीं करना चाहिए, सख्त अपना निष्पक्ष होकर के चुनाव, अगर चुनाव आयोग जैसी संस्थान के ऊपर भी लोगों का विश्वास सवाल है, तो देश में लोकतंत्र जो नहीं बचा है, जो लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसमें लगातार कामयाब हो रही, तमाम संवैधानिक देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, ये इनका आरोप है। संजय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता। संजय जी बताएं। देश में कांग्रेस है तो लोकतंत्र है, ऐसा अनुज अत्रे जी का कहना। और कांग्रेस नहीं तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का पर्यायवाची शब्द कांग्रेस ही है, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट अनुज जी आपने बोल लिया, मुझे बोल लेने दीजिए। अनुज जी मुझे बोल लेने दीजिए। आज से पहले आजादी से 70 साल, अरे अनुज जी बोल लेने दीजिए। आजादी को कब तक झुंझुना बजा के बजाएंगे? कांग्रेस की तो स्थापना ही हुई थी अंग्रेजों को मदद करने के लिए। जमींदारों का क्लब बनाया गया था कांग्रेसियों को। कहां आप इतिहास में जा रहे हैं? आप कहां इतिहास में जा रहे हैं? आप वर्तमान देखिए, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी से मदद ली गई, वो गाड़ी कृष्णेंदु जी के किसी कार्यकर्ता की थी। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने उसके वो मदद के लिए खड़ी हुई गाड़ी
उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने इन सबको हटाया, पद से निलंबित किया। वहां उस मतदान पे जहां का वो पेटी था, सब कुछ इंटैक्ट रहते हुए भी दोबारा मतदान कराया। अरे अनुज जी, विश्वास करना सीखोगे तो जनता विश्वास करेगी। दोबारा सत्ता में आने का कोई काम बचेगा, कोई कारण बनेगा। क्या बात करते हो अनुज जी आप? की है तो जो आपका कैंडिडेट ईवीएम मशीन लेके घूम रहा था, ईवीएम मशीन लेके घूम नहीं रहा था, उसके अंदर अधिकारी बैठे हुए थे। ईवीएम मशीन पहुंचाने जा रहा था, जो गाड़ी खराब हो गई थी, सब लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। क्यों जनता के बीच में गलत मैसेज दे रहे हैं आप? बोल बोल के बचाएंगे देश की जनता को, इतना नासमझ मत, देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, भरोसा कीजिए अपने सिस्टम पे, तो जनता आप पर भरोसा करेगी। नहीं तो कांग्रेस को कोई बंगाल में पूछ भी नहीं रहा आज के डेट में। चलिए, लूट रहे हैं, देश का धन लूट रहे हैं, लोकतांत्रिक अनुज जी, मैं आपसे एक बहुत पॉइंटेड रिस्पांस चाहूंगा, उसके बाद में मनीष जी का रुख करूंगा कि अब यहां से आगे आपकी रणनीति क्या होगी। ये घटना हो गई, इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अब चुनाव आयोग पर विश्वास था। इस देश की जनता को चुनाव आयोग पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि देखिए कितने भी चुनाव को लेकर के धांधलियों के आरोप लगते रहे, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो लोग चुनाव करवा रहे हैं, जो मशीनरी चुनाव करा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ खुलेआम मिलकर के घूम रहे हैं, खुलेआम उनके हाथों में मशीन दे रहे हैं। तो इससे बड़ा धांधली और क्या हो सकती है? देश की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? चुनाव ही इस देश का भविष्य तय करते हैं। अब चुनाव भी जो है इलेक्टोरल ना होकर के आप उसको जो है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आप जो रिजल्ट कोर्ट को अप्रोच करेंगे क्या आप? पहले कहा गया बार बार कि बटन लोग कहीं दबाते हैं। अनुज जी, कोर्ट में भी लोगों ने कंप्लेंट किया है, कोर्ट को अप्रोच करेंगे आप? और वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है, और अब तो मशीन भी है लेके घूम रहे हैं, तो क्या बचा है? अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, अदालत इसमें क्या करेगी? अदालत से अब किसी को क्या, अदालत कुछ नहीं करेगी, उम्मीद रखेंगे? चलिए मनीष जी का मैं रुक करूंगा। मनीष जी, आप अपनी बात तो कहें, साथ में ये भी बताएं कि इस देश में आपको क्या ऐसा लगता है कि चुनाव दर चुनाव जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर सवाल उठाने की एक परंपरा शुरू हो चुकी है? क्योंकि एक तबका ये मानता है कि भाई सवालों के दायरे में इन इंस्टीट्यूशंस को भी रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि इससे जो लोकतंत्र है वो देश में स्वस्थ होता है। और अनुज जी, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप प्रोग्राम में थोड़ा देरी से जुड़े थे। मैं आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है। इस उम्दा प्रश्न के उत्तर को जोड़ते हुए अपनी बात कहूंगा। अभी अनुज यात्रा जी कह रहे थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मुझे कह रहे थे कांग्रेस का मैं बीजेपी का अपरोक्ष प्रवक्ता हूं। ठीक है, आपको लगता होगा क्योंकि सच आपसे हजम नहीं होता। आज आप चुनाव आयोग को, मुझे पूरी बात कहनी थी अनुज जी, आपको मौका पूरा मिलेगा। आज आपको चुनाव आयोग की बात की सत्यता पर डाउट होता है। कल की घटना हुई, मैं आपको भाटिया साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, भला हो हमारे देश के 10वें चुनाव आयोग टीएन शेषन का, जिन्होंने पहली बार देश में चुनाव आयोग की सार्थकता को सिद्ध किया। उठा लीजिए 70 के दशक, 80 के दशक और 92 के दशक तक के समाचार पत्र, किसी समाचार पत्र में चाहे किसी प्रदेश की या देश के चुनाव होते हों, चुनाव आयोग का जिक्र भी नहीं होता था। पहली बार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री टीएन शेषन ने एहसास कराया देश में चुनाव आयोग एक ताकत है। तो मनीष जी, वो पहली यही तो बार कह रहे हैं, साबित हुआ। वो यही तो कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था और अब देश में पहले लोकतंत्र कांग्रेस ने नष्ट हो कुछ रहा है। होने ही नहीं दिया, चुनाव आयोग को ताकत ही नहीं दी। अब जब ताकत मिली है, पहली बार 10,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसमें 65% से ज्यादा कांग्रेस के थे, जो कि आपको यकीन नहीं होता था। जब आपकी सरकार, अटल बिहारी से सरकार जीतती है कांग्रेस, तब आपको चुनाव आयोग प्रश्न उठाने का मन नहीं करता। जब मोदी की सरकार जीतती है, तब आपको प्रश्न उठाने का मन करता है, क्योंकि आप अपनी सुविधा से मौका देखकर प्रश्न उठाते हैं कि अब चूंकि बंगाल में हम रिलेवेंट हो चुके हैं, हमारे पास कहने को कुछ है नहीं, तो चलो जी एक काम करते हैं, अब ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं। चलो जी एक काम करते हैं, हम अब चुनाव आयोग को नंगारा, कमजोर, नाखूनों वाला, बिना नाखूनों वाला साबित कर देते हैं। अरे पहले कुछ करने लायक बात करिए, तब चुनाव आयोग बात रखिए। आप वो पार्टी हैं जिसने 40 साल तक चुनाव आयोग को जरूरी ताकत नहीं दी। आपको भूल गए हैं कि चुनाव आयोग के फैसले कांग्रेस के ऑफिस से हुआ करते थे। मनीष जी, आप उनका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अनुज जी, घटना हुई है, जो कल जो ईवीएम मशीन बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से मिली गई है,
आप उस पर अपना तो बयान दीजिए, आप संतुष्ट हैं उससे? क्या यही निश्चित रूप लोकतंत्र से है? संतुष्ट क्या यही नहीं हूं। चुनाव आयोग प्रोटोकॉल के का खिलाफ जिम्मेदारी है। कि भारतीय जनता प्रोटोकॉल पार्टी के किसी खिलाफ भी है, राजनीतिक कड़ी दल की कार्रवाई पार्टी होनी के साथ चाहिए। मशीनें लेके घूमे नहीं, और बिल्कुल बटन गलत कहीं है। पे दबे, किसी 100% एक कार्रवाई दल होनी के साथ चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 100% सहमत हूं अनुज जी आपसे। भाजपा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो कैंडिडेट निश्चित मशीन लेके रूप घूम से रहा था? उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नियम का भारतीय जनता पालन नहीं पार्टी के किया, कैंडिडेट के खिलाफ नहीं प्रोटोकॉल होनी का चाहिए पालन नहीं किया। जिसको लाभ होना था, जिसको लाभ होना था कैंडिडेट को, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मनीष जी, आपको राजनीतिक मैं विश्लेषक होने का स्पष्ट दावा- तौर पर कह हम रहा आपको हूं, दावा जिसने करते भी हैं, गलती अपने की कम से है कम उस चीज का उसके थोड़ा सा खिलाफ कड़ी उसका कार्रवाई थोड़ा होनी सा चाहिए। कर लीजिए। चलिए। और अपने ऐसे विश्लेषण लोगों के खिलाफ भी आज कार्रवाई आपको हो विश्लेषण एक जो निष्पक्ष झूठे रूप से आरोप दीजिए। लगाते हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप बड़ी देर से आप तक मैं नहीं पहुंचा। यशवंत सिन्हा, जो कि आपके ही साथी हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री खुद जो केंद्रीय जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि आप भगवा पार्टी की मदद करें। ये आरोप उन्होंने लगाया है और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात भी कही है। इस पर आपका क्या रेस्पॉन्स है? यहाँ पर ये भी टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी चुनावी प्रक्रिया में हमने इतना हस्तक्षेप नहीं देखा। देखिए, यशवंत सिन्हा जी इस तरह से बयान दे रहे हैं कि जैसे वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस से कोई अधिकारी रहे हों और अमित शाह जी ने उनको फ़ोन किया हो कि ज़रा ये कंफर्म कर दो कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, और इसकी जानकारी उनको लगी हो। दरअसल क्या है कि यशवंत सिन्हा जी पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अनाप शनाप बोल सकते हैं, वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि दूसरी पार्टी को मुद्दा देने का काम करते हैं, और उस काम को जब वो मुद्दा देते हैं उसके एवज में पता नहीं उनको कौन सी प्रतिष्ठा मिलती है, भगवान जाने। लेकिन ये सत्य है कि एक वरिष्ठ राजनेता, जो एक गंभीर राजनेता रहा हो, जो देश के उम्दा पदों पर रहा हो, उनको ऐसी छोटी छोटी बातें कर जिसके कोई धरा ना हो, जिसकी कोई भूमि ना हो, जिसका कोई सत्यता प्रमाण ना हो, हमारे ऐसी बातें कर अपने आप को छोटा करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा रेस्पॉन्स लेना चाहूंगा डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर पांडे, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर शुभेंदु के काफिले पर भी 2 जगह पथराव हुआ। इसके अलावा जो बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं संजय बसु, उन्होंने बताया कि बहुत सारा धन और शराब की बोतलें और ड्रग्स और ये सारी चीज़ें बरामद हो रही है। नकदी भी बरामद हुई है करीब 37 करोड़ रुपए की, और जितनी भी अनलॉफुल चीज़ें हैं वो पश्चिम बंगाल में बरामद हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये महज चुनावी मौसम में ही ये चीज़ें आ गई हों, इनकी प्रिपरेशन पहले से होती है। आखिर क्या कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पश्चिम बंगाल में इतनी मुस्तैद नहीं रही? सर, हम बहुत अदब के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि टीवी वगैरह आज आम जनता के बीच में बहुत कॉमन चीज है। उससे देख करके बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, अपनी भावना उससे जोड़ते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सब दिशा विहीन हो चुका है, चाहे वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हो, चाहे हमारे बीजेपी को, चाहे हमारे राजनीतिक विश्लेषक ही क्यों ना हो, उनको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि अभी अब उस चीज को हम बोल रहे हैं जो चीजें साक्ष्य के रूप में नहीं है, तो चाहे उसको तृणमूल उठाए, चाहे वो कांग्रेस उठाए या चाहे बीजेपी उठाए, वो कोर्ट में जाकर के नल एंड वाइड हो जाएगी। इसलिए इन बिंदु पर ईवीएम का प्रश्न उठाना, जब हम बैलेट पेपर से दूर हो चुके आ गए, हम और आधुनिक बन गए, तो अब आज के जमाने में उसका हम प्रश्न नहीं उठाते। ये कुछ लोग उठाए, जिसको उठाना हो उठाए, हमको भी गाली देना हो दे सकता है। हम सब प्रश्न उठाते हैं जब आप जैसे सम्मानित एंकर भाजपा के जो भय भावना, भेद और भ्रम के जो झाड़ फहराती है और जनता के बीच में ये परसेप्शन लाती है, उससे जनता को उठाने का काम नहीं करती है। आप नहीं साहब, देखिए पांडे जी, मैंने वो सारे सवाल उठाए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने जो खड़े किए हैं आपने, उन सारे सवालों का यहां पर जिक्र किया है और आपसे रिस्पांस लिया है। ये जरूर है कि थोड़ा सा देर से आप कनेक्ट हो पाए। जी, केवल सवाल आप पूछने के लिए नहीं है, हम भी पूछने के लिए कहते हैं। आप ये मत समझिए कि केवल आप पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। हम आप जवाब चाहते हैं तो हमारा प्रश्न भी लीजिए। हमको जरा ये बताइए, आप जैसे सम्मानित एंकर या और कोई भी टीवी चैनल आज तक किसी ने पूछा किसी भी दल से कि आखिर ये स्वस्थ राजनीति कब होगी, मुद्दे की राजनीति कब होगी? किसी ने पूछा?
जाहिर तौर पर साहब मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। संजय जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि थोड़ा सा वक्त की हमारे पास कमी जरूर है। हम शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का यहाँ पर। संजय सिंह आपका धन्यवाद, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, अनुज अत्रे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस के नेता, और डॉक्टर डी एस पांडे बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर पांडे। और मैं ये चाहूँगा कि बहुत जल्दी अगले डिस्कशन में आप मुझसे दोबारा जुड़ें ताकि हम अपनी इस आज की बात को ख़त्म कर पाएं। बहरहाल बंगाल के बवाल में बहुत कुछ हो रहा है, अभी सिर्फ 2 चरण हुए हैं, बहुत सारे चरण अभी बाकी हैं, कुल 8 चरणों में मतदान होना है। और इस बीच देखिए आगे होता है क्या क्या, राजनीति पूरे शबाब पर है। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।